सुप्रभात बच्चों। आज आपकी कहानी है गलता लोहा, उसका दूसरा वीडियो आपको भेजा जा रहा है। और आज हालांकि आपकी ऑनलाइन क्लास गूगल मीट पे होनी थी, लेकिन उसी समय क्या था कि बच्चों की परीक्षा चल रही थी, तो परीक्षा के कारण वो क्लास नहीं ली जा सकी, इसलिए वीडियो के माध्यम से ये पार्ट आपको शेयर किया जा रहा है। तो ये शेखर जोशी, उनका जीवन परिचय आपने लिख लिया होगा, कहानी का लघु सारांश और गलता लोहा पाठ। और इस पाठ में अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ भी आपको ये करा दिया पिछले वाले वीडियो में, और यहाँ तक आपको मैंने करा दिया था। अब उसके पश्चात अब आता है आपका पृष्ठ संख्या 58, 58वें पृष्ठ पे हम जाते हैं। यहाँ से आपका पाठ इस वीडियो में शुरू होता है। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। मोहन उनका चहेता शिष्य था। वो ब्राह्मण खानदान से था, बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि था, बहुत होशियार था, इंटेलिजेंट था पढ़ाई में, और मास्टर जी उस पर पूरा यकीन करते थे, इसलिए मास्टर जी ने उसको पूरे स्कूल का मॉनिटर भी बनाया हुआ था। तो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि था। और मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह जो मास्टर जी थे, उनको बड़ी उम्मीदें, बड़ी आशाएं थी उस बच्चे से कि ये बच्चा बड़ा होकर के हमारे विद्यालय का, अपने गांव का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। यदि वो कोई प्रश्न कक्षा में पूछते किसी छात्र से और उससे वो सवाल ना होता उस बच्चे से, तो वही सवाल वे आखिर में किससे पूछते थे? मोहन से, क्योंकि उसके ऊपर कॉन्फिडेंस था और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन उनकी आशा के अनुरूप ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता था। मास्टर जी खुश हो जाते थे उसके उत्तर से, क्योंकि मोहन का उत्तर कभी गलत नहीं होता था। और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते थे। मोहन को ही जिम्मेदारी सौंप देते थे कि अब तुझे इसको दंडित करना है, बच्चे को जिसने उत्तर ठीक नहीं दिया उसको पीट, पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक। वे आदेश दे देते। मोहन को कहते कि इसका कान पकड़, उठक बैठक लगवा इससे। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के साथ हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। तो जिन बच्चों को मास्टर जी के आदेश पर मोहन ने कई बार उठक बैठक लगवाई थी, कान पकड़े थे, उन्हीं बच्चों में धनराम, जो कि मोहन का एक दोस्त था, धनराम भी उन छात्रों में से एक था जिसके कान कई बार खींचे और कई बार जो मोहन के हाथों पीटा मास्टर जी के कहने पर। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। तो मोहन उसको पीटता था, लेकिन वो भी जानता था धनराम भी कि बेचारा ये अपने मन से थोड़ी पीट रहा है, मास्टर जी का आदेश है, वो मानना पड़ेगा। क्योंकि उस समय जो मास्टर जी का आदेश होता था वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जैसा होता था। तो मोहन के प्रति उसके मन में थोड़ी बहुत ही ईर्ष्या भी रहती थी। ईर्ष्या किस वजह से कि यार एक मैं हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं, और एक मेरा दोस्त है मोहन, उसको सब कुछ आता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके प्रति मन में स्नेह और आदर का भाव रखता था, बड़ा ही उसका रेस्पेक्ट करता था और प्रेम भी करता था अपने मित्र से, धनराम मोहन से। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगतहीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। तो एक वजह बताई गई है कि धनराम जो था वो एक निम्न जाति से था, नीची जाति से था, और मोहन जो था वो एक उच्च जाति से था। इसलिए धनराम कहता था, मानता था कि मेरे और मोहन के बीच में प्रतिद्वंदिता तो इस आधार पे भी नहीं हो सकती, मैं कहाँ उसकी बराबरी कर लूँगा, क्योंकि वो तो इतनी उच्च जाति का है, ब्राह्मण जाति का, मैं ठहरा लोहार जाति का, निम्न जाति का, नीची जाति का। इसलिए वे मोहन को स्नेह और सम्मान देते थे, और इस स्नेह और सम्मान को मोहन का अधिकार भी समझता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। तो एक कारण तो हो गया धनराम द्वारा मोहन को सम्मान देने का। एक कारण मैंने आपको बताया, वो है जाति वाला कारण है। मोहन उच्च जाति ब्राह्मण जाति का है और धनराम निम्न जाति लोहार जाति का है, इसलिए वो मान के चलता है, क्योंकि उसके परिवार में इस तरह के उसको संस्कार दिए गए होंगे कि जो ब्राह्मण होते हैं हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो एक तो सम्मान का कारण ये हो गया, और दूसरा कारण ये हो गया कि बीच बीच में मास्टर त्रिलोक सिंह भी कहते हैं
कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा। तो ये मास्टर जी का कहना धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था कि धनराम किसी और तरीके से सोचे मोहन के विषय में, इसलिए वो उसको सम्मान देता था, उसका रेस्पेक्ट करता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तीसरी क्लास तक वो विद्यालय गया, क्योंकि गांव के जो मजदूर परिवारों के लड़के थे वो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे, और मास्टर जी के मन में भी उसके प्रति पार्शियलिटी थी, भेदभाव था। वो भी जानते थे कि ये क्या करेगा पढ़ के, तीसरी क्लास में जाके छोड़ देगा स्कूल, तो इसलिए मास्टर जी का ध्यान उस पर भी नहीं जाता था, धनराम पर। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया मास्टर जी ने धनराम से, क्यों रे धनवा, ये उसका नाम बिगाड़ दिया, धनराम का धनवा कर दिया। धनवा, तेरा का पहाड़ा सुना, तो तेरा का पहाड़ा सुना। अब बच्चों, जो पहाड़े होते हैं ना, टेबल होते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ टेबल होते हैं जैसे 13 का हो गया, 17 का हो गया और 19 का हो गया, ये बड़े मुश्किल पहाड़े होते हैं। अगर आप याद भी करोगे, रट्टा भी मारोगे, तो और पहाड़े आपको जल्दी याद हो जाते हैं, लेकिन 13 का और किसका 13, 19, 17, ये पहाड़े थोड़े से मुश्किल होते हैं। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, तो 12 तक का टेबल उसको याद हो गया था बेचारे को, लेकिन 13 का पहाड़ा ही उसके लिए पहाड़ हो गया था। 13 का बड़ा मुश्किल था, इसलिए उससे याद नहीं हो रहा था। तो उसने बेचारे ने मास्टर जी के कहने पे सुनाना शुरू किया, 13 एकम 13, 13 दूनी 24। अब जैसे उसने कहा 13 दूनी 24, मास्टर जी ने सटाक एक संटी उसकी पिंडली पर माँ साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। डंडी ले रहे थे, कमची ले रहे थे हाथ में अच्छी सी, तो जैसे ही 13 दूनी 24 कहा, होते हैं 26, उसने गलती से 24 कह दिया, तो मास्टर ने खूब खींच के लगाई उसको एक, और टूट गई वो, इतनी जोर से मारी। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया मास्टर जी ने, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ के ला, नाले पे जो खड़ी है ना बढ़िया मजबूत संटी लेकर आ उनमें से, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ, फिर देखता हूँ तुझे 13 का पहाड़ा याद क्यों नहीं होता, लेकर आ डंडा बढ़िया वाला। तो जिसको पिटना है डंडा भी वही लेकर आना है। मास्टर त्रिलोक सिंह का यह सामान्य नियम था कि सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। जिसको सजा मिलनी है उसी को अपनी सजा का इंतजाम भी करना है, और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर ही टहनी का चुनाव ऐसे करता है जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी और दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। बच्चों के लिए उस समय मास्टर जी के प्रति इतना सम्मान होता था कि मास्टर जी की आज्ञा सर्वोपरि होती थी। देखो, उसी बच्चे को सजा मिलनी होती थी, उसी बच्चे को हथियार जुटाना होता था, और बच्चा ये नहीं कि हथियार कमजोर लेके चले जाए, बलि का बकरा वो खुद है, और उसको ध्यान रखना पड़ता था कि मास्टर जी खुश होने चाहिए। तो डंडा वो इतना बढ़िया चुन के ले जाता था जैसे अपने लिए नहीं किसी और के लिए ले जा रहा। तो धनराम की वो मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया, तो बेचारा दिमाग से तो तेज था नहीं, मंदबुद्धि था, या ये कह लीजिए आपके मास्टर जी की पिटाई का डर उसके दिमाग में पूरा दिन बैठा रहा, इसलिए पूरा दिन उसने कोशिश करी। घोटा लगाना क्या होता है, चलो घोटा लगाना अपने माता पिता से पूछना क्या होता था। पूरा दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था, रट्टा मारने पर भी। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा, तो जब छुट्टी होती थी ना स्कूल की, प्राइमरी स्कूलों की गांव में छुट्टी होती थी, तो शाम के समय भी टेबल सुनाए जाते थे, तब उसके बाद छोड़ता था मास्टर। तो मास्टर ने फिर उसको कहा, "हाँ, सुना पहाड़ा।" तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया। 13 एकम 13, 13 दूनी 26 तो याद कर लिया, लेकिन 13 तीन 39 होता है, वहां जाके बेचारा फिर अटक गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आ रहा है, अब एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो मास्टर जी ने कहा उसे, इस बार उसने बेंत नहीं मारा उसको, छड़ी मंगाता था वो नहीं मारी, गलती बोल रहा था वो, लेकिन उसके बाद भी मास्टर जी ने उसको पिटा नहीं, बल्कि बस ये कह दिया जबान की चाबुक, मतलब शब्दों से चोट पहुंचाई उसको, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अब देखो इस सेंटेंस में आपने ध्यान दिया है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे,
ये नहीं कहा लकड़ी भरी है, ये नहीं कहा मिट्टी भरी है, ये नहीं कहा भूसा भरा है। लोहाई क्यों कहा, समझ गए होंगे आप, क्योंकि वो लोहार जाति का था। तो एक हिसाब से जो टिप्पणी थी उसकी जाति पर की गई थी। कहने का मतलब ये था कि लोहार का बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता। लोहार का बच्चा है, उसके दिमाग में तो हर समय लोहा ही रहता है, यानी उसके ख्यालों में तो हर समय लोहे का काम ही रहता है। विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें, और विद्या का ताप तो उन दिमागों में लगता है जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा हो, और जिनके घर में ठेठ अनपढ़ हो तेरे जैसे। माँ मतलब एजुकेशन होती है क्या, पढ़ाई होती है क्या माँ, तेरे बस का काम नहीं है। लोहारों के बस का काम नहीं है पढ़ना, ब्राह्मणों का ही काम है। और इतना कह करके अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। कहा जब तेरा काम ये है ही नहीं पढ़ाई का, तेरा काम तो लोहे का ही है, ले पकड़ दानती, इन अकल को तेज करवा के लेकर आइए। तो दानती दे दी मास्टर जी ने उसको, ले ठीक करवाइए अपने बाप पे उनको। धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। अब उसको आगे पढ़ाए, इतनी हैसियत यानी इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी उसके पिता की, अपने बेटे को आगे पढ़ा ले। इसलिए धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था, यानी थोड़ा सा तंदुरुस्त सा हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखनी फूंकने या सांड लगाने के काम में उलझाना शुरू कर दिया। पिताजी ने उसको अपने काम में लगा लिया। फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। हथौड़ा चलाना सिखाया, और घन होता है थोड़ा सा और भी भारी, वो भी चलाना सिखाया। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बैच चुनने की छूट दे देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। गंगाराम कौन थे, धनराम के पिताजी। तो मास्टर जी तो छोड़ देते थे कि जा अपने लिए हथियार लेके आ, लेकिन उसके पिताजी तो इसका भी उसको ऑप्शन नहीं देते थे। गलती होने पर छड़ बैंत हत्ता जो भी हाथ लग जाता था उसी से अपना प्रसाद दे देते थे, कहना लाट तुझे ठीक करूंगा मैं। तो बापू उसका पीटता था उसको, जो भी फंस जाता था उसी चीज से। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, बापू मर गया। धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली, और उसने धनराम ने वो दुकान संभाल ली जिसपे पिताजी उसके बैठते थे। और पास पड़ोस के लोग, गांव के लोग वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे, और कुल मिला के वो धीरे धीरे लोग भूल गए गंगाराम को। अब ये ठिया जो था वो धनराम का ठिया बन गया। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो जैसे ही प्राइमरी स्कूल 5वीं पास करी तो उसको स्कॉलरशिप मिल गई, और मास्टर जी ने जो कहा था कि बड़ा होकर के नाम ऊंचा करेगा उसके संकेत मिलने शुरू हो गए, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलना इंटेलिजेंट बच्चे की पहचान है। तो मास्टर की भविष्यवाणी किसी हद तक सिद्ध कर दी, तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुराहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। तो तिवारी जी उसके पिताजी वंशीधर तिवारी कौन थे, मोहन के पिता, वो बड़े खुश हुए, हिम्मत बढ़ी। वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे कि मैं अपने बच्चे को बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक धंधे ने उनको निराश कर दिया था। जो पुरोहिताई का काम था इसमें अब उतनी इनकम नहीं रही थी। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट ही भर पाते थे। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।